This काफी conference रहती है। will now be recorded. अब डेटा सिक्योरिटी में क्या रहता है कि जैसे अगर हमने कोई डेटा एंट्री किया या डेटा बनाया सिस्टम पे, अगर उस डेटा को हमें प्रोटेक्ट करना है कि कोई कॉपी करके बाहर ना लेके जाए, तो इसको डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं। मतलब हमने बैकअप कॉपी कर लिया, दूसरी जगह पे लेके चले गए, अनऑथोराइज पर्सन ने पेन ड्राइव पे कॉपी करके दूसरी जगह पे एक्सेस कर लिया, तो इसको अनऑथोराइज एक्सेस बोलते हैं। तो हम इसमें प्रोटेक्शन का हमारे पास ऑप्शन है कि डेटा को हार्ड डिस्क से बाइंड कर देना। उसी तरह से यूजर राइट्स भी होते हैं और यूजर बाइंडिंग भी होती है सिस्टम से। तो डेटा सिक्योरिटी पे हम दो चीजें देखेंगे। यहाँ पे ये हम एक कंपनी को बंद कर देते हैं। डेटा सिक्योरिटी में मल्टीपल थिंग्स आते हैं। एक तो सिक्योरिटी ये आती है कोई ट्रांजैक्शन को डिलीट कर दे, मॉडिफाई कर दे, या कोई ट्रांजैक्शन ऐड कर रहा है और बाद में बोल दे हमने ये ऐड नहीं किया, किसी और ने किया होगा। मल्टी यूजर के केस में मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, कोई कुछ न कुछ एंट्री किसी न किसी लोकेशन से करता रहता है, तो हमें ये बड़ा मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन पर्सन ने क्या एंट्री किया है और क्या मॉडिफाई किया है, क्या डिलीट किया है। उस केस में बिजी में पहले ही से हमारे पास ऑडिट ट्रेल फीचर्स दिया हुआ है। ये ऑडिट ट्रेल फीचर्स को अगर हम यहाँ पे इनेबल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हम यहाँ पे एक यूजर और बना देते हैं और एक यूजर से बनाते हैं दूसरे यूजर से डिलीट कर देते हैं, या फिर हम वैल्यू को मॉडिफाई कर देते हैं, तो आपको एक क्लियर लॉग मिल जाएगा कि हमने क्या चीज ऐड किया और कब मॉडिफाई किया और कब डिलीट किया। उस पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम एक सेल बिल बना लेते हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल दिया, आइटम भी हमने कोई भी ले लिया यहाँ पे। यहाँ पे एक आइटम डाल दिया। ये हमने ओके किया। ये हमने सेव कर दिया। अब हमें ये चेक करना है इस वाउचर को किसने मॉडिफाई किया। तो आप जैसे ही वाउचर को मॉडिफाई करोगे नीचे एक यहाँ पे लॉग मिलेगा, आप ये देखोगे, इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बताएगा कौन से कंप्यूटर से ऐड किया गया है, जो ऐड किया उस यूजर का नाम क्या था, डेट एंड टाइम, एक्शन क्या हुआ, ऐड हुआ या मॉडिफाई हुआ, डिलीट हुआ, और बिल का अमाउंट कितना था। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लॉग हो जाएगा। इन केस इसकी वाउचर को कोई मॉडिफाई करके फिर से इसकी अमाउंट को चेंज करता है तो फिर यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट और मॉडिफाइड अमाउंट दोनों ही यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक यूजर और बना दिया, अब हमने ए से लॉगिन कर लिया इसको। ए से लॉगिन करने के बाद हमने सेम इनवॉइस को फिर से ओपन किया और यहाँ पे प्राइस को हमने 10,250 कर दिया। अब मॉडिफाई करने के बाद अगर आप ये फिर से अगर देखोगे तो यहाँ पे आपकी लॉग फाइल उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी और यहाँ पे पूरी डिटेल देनी है तो आप इस तरह से ओपन करके देख सकते। पहले की अमाउंट 10,500 थी,
और अभी 10,250 बंदे ने चेंज करके कर दी है। तो कभी कभी ये चीजें हमें हिडन रखना है तो हाइड भी कर सकते हैं यूजर को, तो ओनर को ये रिपोर्ट्स उनको दिख जाएगी। यूजर में डिफाइन करते वक्त हमारे पास हायरार्की का भी ऑप्शन होता है, उसमें हम जूनियर और सीनियर का भी, जूनियर कौन है सीनियर कौन है वो हायरार्की में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जूनियर और सीनियर को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल नंबर यूज करते हैं, 1 फॉर द टॉप वन, सेकंड फॉर द सेकेंडरी वन, थर्ड इज 3 इज द थर्ड वन। इस तरह से हम हायरार्की यूज कर सकते हैं। इसको हम फिर से लॉगिन करते हैं एक बार। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब भी मैं ये यूजर बनाया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हायरार्की ऑफ यूजर। हायरार्की ऑफ यूजर से ये पता चलता है कि लेबल पता चलता है। जैसे अगर हमने इसको 1 नंबर डाल दिया और किसी को 2 नंबर डाल दिया, तो 2 नंबर का डेटा, 2 नंबर का एंट्री किया हुआ डेटा 1 नंबर वाला पूरा देख सकता है, इसने क्या क्या काम किया आज, क्या कौन सा रिपोर्ट खोला, वो सारी चीजें चेक कर सकता है। लेकिन 1 नंबर ने क्या काम किया वो 2 नंबर वाले को पता नहीं चलता है। इसके लिए हमने ये हायरार्की ऑफ यूजर यहाँ पे बना के रखा है। इस पर्पज के लिए हम हायरार्की ऑफ लेवल यूज करते हैं, यूजर की हायरार्की लेवल डिफाइन करते हैं। इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं कि यूजर को क्या मेनू देना है क्या नहीं देना है, वहां पे प्लस माइनस कर सकते हैं राइट साइड में, जो भी आपको प्लस माइनस करना है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूजर बाइंडिंग। यूजर बाइंडिंग आपको पहले हमें इनेबल करना पड़ेगा बाइंडिंग, उसके बाद यहाँ पे आएगा। सबसे पहले जनरल में जाके डेटा सिक्योरिटी का जो पॉइंट है ये हम इनेबल करेंगे, इनेबल डेटा बाइंडिंग, और यहाँ पे हम टैग कर देंगे कि ये जो है ऑटोमेटिक हार्ड डिस्क का नंबर आ गया। तो जिस भी पीसी से आप लैन पे लॉगिन करेंगे उसका हार्ड डिस्क का नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आता जाएगा। और इनवैलिड हार्ड डिस्क से अगर लॉगिन करते हैं तो आपको क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट डाला है कैन नॉट लॉग इन विद करेंट हार्ड डिस्क। आप कुछ भी डाल सकते हो, डेटा हैज बीन करप्टेड, यू कैन नॉट लॉग इन, जो भी मैसेज चाहिए वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब हम फिर यूजर पे आते हैं। यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें हार्ड डिस्क से बाइंड करने का ऑप्शन मिलता है कि ये पर्टिकुलर यूजर इसी पीसी से लॉगिन करेगा, दूसरे पीसी पे इसकी लॉगिन नहीं चलनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास 8-10 ऑपरेटर होते हैं, कोई किधर भी ना बैठ के काम करे या कोई किधर भी बैठ के लॉगिन ना कर ले। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके पीसी पे ही उसका लॉगिन बाइंड आउट कर देते हैं। अगर उसको बाइंड आउट करना है तो बाइंड यूजर विथ स्पेसिफाई हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेगा और यहाँ पे हार्ड डिस्क का आईडी रीड करवा देंगे। तो इतना सेटिंग करने के बाद जो यूजर काम करने वाला है वो उसी पीसी पे लॉगिन कर पाएगा, दूसरे पीसी पे वो लॉगिन नहीं कर सकता।
तो इस ये हो गया यूजर से, ये हो गया यूजर। फिर से मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट बताया। एक पॉइंट तो ये बताया डेटा सिक्योरिटी, जो डेटा में आपने हार्ड डिस्क का नंबर डाल दिया है वही हार्ड डिस्क पे वो डेटा रन होगा, अदरवाइज दूसरे हार्ड डिस्क पे कॉपी करके कोई लेके जाएगा तो उधर काम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि यूजर को सिस्टम से बाइंड करने के लिए, यूजर को अगर हम सिस्टम से बाइंड कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर यूजर उसी पीसी से लॉगिन कर पाएगा जिस पीसी पे हमने बाइंड किया है, दूसरे पीसी से वो लॉगिन नहीं कर सकता। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये डेटा सिक्योरिटी का पॉइंट हो गया। इसके बाद यूजर राइट्स का पॉइंट आता है। यूजर राइट्स के पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे यूजर राइट्स पे देखा था, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। किसको ईमेल अलाउ करना है, किसको एसएमएस अलाउ करना है, किसको एक्सपोर्ट का ऑप्शन इनेबल करना है, किसको नहीं करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप जैसी भी सेटिंग चाहें वैसा इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स किसको क्या क्या देना है, ट्रांजैक्शन में क्या क्या देना है, वो सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे सारी चीजें आप एक बार देख लेंगे कैसे कैसे क्या करना है, ईमेल और एसएमएस वगैरह। एक चीज पेंडिंग थी, ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी बिजी के सॉफ्टवेयर में ईमेल भेजना है, सबसे पहले ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में जाने, यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन में ईमेल सेंडिंग ऑप्शन में आपको सेंड डायरेक्टली लेना है। दोनों ही तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन सेंड डायरेक्टली से क्या होता है कि वो बिजी से डायरेक्ट आपके पास जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट में पीडीएफ अटैचमेंट लेना है। फिर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ पे smtp.gmail.com जो भी आपका डोमेन है ईमेल का, वो आपको उसका एसएमटीपी डालना है। याहू का एसएमटीपी अलग होगा, जीमेल का एसएमटीपी अलग होगा, हॉटमेल ये लाइव का अलग एसएमटीपी होगा। जिसका जो एसएमटीपी होगा वो वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा, उसको यहाँ पे डालना है। यूजर नेम में आपको ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी, और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे फ्रॉम में नाम डालना है, जो भी पर्सन का नाम है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी रिपीट करना है रिप्लाई टू में। फिर यहाँ पे जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे एक कॉन्फ़िगरेशन और भी है, डोंट रिमेंबर सीसी, डोंट रिमेंबर बीसीसी, ये आप अपने अकॉर्डिंग टिक और अनटिक कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब भी आप टेस्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ईमेल सेंड सक्सेसफुली आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है ईमेल सेंड सक्सेसफुली आपको आए ही। इसमें भी बहुत सारी सेटिंग होती है। कभी कभी इसमें 2 स्टेप सिक्योरिटी ऑन होती है, उसके वजह से भी लॉगिन नहीं होता, तो आपको 2 स्टेप सिक्योरिटी को आपको डिसेबल करना है। दूसरा पॉइंट होता है, अगर जीमेल का अकाउंट है तो वहां पे अलाउ लेस सिक्योर ऐप को इनेबल करना है। अगर लेस सिक्योर ऐप को अगर आपको समझना है तो यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ एक, आपको दिखा देता हूँ लेस सिक्योर ऐप कैसे ओपन करेंगे।
यहाँ पे आप जस्ट टाइप करोगे अलाउ लेस सॉरी सिक्योर ऐप। जैसे ये टाइप करोगे आपको इसको स्क्रॉल करते हुए जहां पे आपको मिलेगा माई अकाउंट डॉट गूगल, वहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये इनेबल होना चाहिए। अगर ये हम डिसेबल कर देंगे तो मेल जाना बंद हो जाएगा। तो लिस्ट सिक्योर ऐप को ऑन रखना है। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो नहीं जाएगा मेल। ये हमने चेक कर लिया, इसको भी सेव कर लिया। अब हमें कोई मेल भेजना है तो अब कोई भी मेल है यहाँ से हम भेज सकते हैं। ईमेल, यहाँ पे टू में जो भी ईमेल आईडी डालना है आप डाल दो और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दो। ये डायरेक्ट एसएमटीपी सर्वर को कनेक्ट करेगा और उसके बाद ईमेल चला जाएगा। और लास्ट में आएगा मेल सक्सेस सेंड सक्सेसफुली। अब आपको ये मेल अगर चेक भी करना है तो मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ आया कि नहीं आया। आप देखेंगे ये वाली जो इनवाइस है ये अभी अभी आई है बिजी सॉफ्टवेयर से और यहाँ पे ये इनवाइस अटैच। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कॉलमनार रजिस्टर एंड कस्टम कॉलम। कभी कभी टीडीएस टीसीएस वगैरह लगाते हैं तो कुछ लोग ये बोलते हैं टीडीएस टीसीएस का कॉलम लगाते हैं, या कोई बोलता है हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन करना है, या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें 2 कॉलम ऐड करने हैं या 3 कॉलम ऐड करने हैं। तो वो सारे चीजें आपको कॉलमनार रजिस्टर या कस्टम कॉलम से पॉसिबल है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे सेल रजिस्टर की बात करें, ये हमारा सेल रजिस्टर है। इसमें इतने सारे बिल हैं, इसमें कुछ बिल में टीसीएस भी लगा हुआ है। अब कोई बोल देता है मुझे टीसीएस का एक कॉलम चाहिए, उसमें टीसीएस का अमाउंट आना चाहिए। आप ये बिल में ओपन करके देखोगे तो इसमें टीसीएस लगा हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टीसीएस कौन से अकाउंट में पोस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हम इसके लिए कॉलमनार रजिस्टर में जाएंगे। कॉलमनार रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कॉलमनार रजिस्टर का ऑप्शन होता है, कॉलमनार रिपोर्ट का अकाउंट रजिस्टर, सेल रजिस्टर। एक फॉर्मेट बना लेंगे न्यू करके और ये प्लस साइन पे क्लिक करके न्यू पे आ जाएंगे और फिर बॉडी पे क्लिक करेंगे। जैसे बॉडी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा यू वांट टू लोड द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर दिस रजिस्टर, तो आप यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रजिस्टर होता है उस वो फॉर्मेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें आपको टीसीएस का अमाउंट या टैक्सेबल जीएसटी का अमाउंट डालना है तो आप यहाँ पे जो भी डालना है वो डाल सकते हो। अब जैसे वाउचर फील्ड हमने यहाँ पे डाल दिया अमाउंट बिफोर टैक्स ग्रैंड टोटल।
यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमें टीसीएस या अदर अमाउंट डालना है तो भी हम डाल देते हैं। ये हमने टीसीएस डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे एक अदर अमाउंट करके कॉलम डाल दिया। ये अदर अमाउंट, वैसे अदर अमाउंट की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन वही टीसीएस वाला जो ऑप्शन होता है तो वहां से हम ये कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब टीसीएस अगर चाहिए तो आपको ये कॉलमनार में जाना पड़ेगा। हमने जो अभी कोड कॉलमनार में बनाई हुई थी, यहाँ पे ये फॉर्मेट का। अब ये अदर अमाउंट जो डाला है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट थोड़ा स्लो चल रहा है, इसकी जरूरत नहीं होती। अगर राउंड ऑफ वगैरह भी डालना है तो राउंड ऑफ भी डाल सकते हैं। अदर अमाउंट में बेसिकली राउंड ऑफ ही आता है। अब ये टीसीएस, अब जैसे हमने यहाँ पे अगर अदर अमाउंट हम निकाल भी देते हैं तो भी ये आपका आ जाएगा। ये अदर अमाउंट हमने निकाल दिया यहाँ से। इसी चीज को हम कस्टम कॉलम से भी ले सकते हैं। कस्टम कॉलम से भी मैं आपको बताता हूँ अभी। कॉलमनार रिपोर्ट जो रहता है वो नॉर्मली उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है। अगर यही चीज आप कस्टम कॉलम से करोगे तो थोड़ा फास्ट होगा। अब यहाँ पे हम जो है ना, अब आगे जाते हैं। थैंक यू। अब यहाँ पे हम टीसीएस का रजिस्टर अगर हम स्टैंडर्ड रजिस्टर में बनाना चाहें तो जैसे ये हमारे पास कॉलम है, यहाँ पे आप कोई भी चीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे पार्टी का मोबाइल नंबर है, ये है वो है, जितनी भी फील्ड्स आपको फील्ड में अवेलेबल हैं वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। एक बार हम देखते हैं इसमें इससे क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये देखिए कस्टम कॉलम का ऑप्शन है यहाँ पे हमने न्यू कर लिया। जो भी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे हमने ऐड न्यू कॉलम किया। अब जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर हमें इसमें चाहिए तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। कहाँ पे चाहिए, पार्टी के नाम के बाद पे चाहिए ऐड। कितने डिजिट में, 15 हमने डाल दिया। ये आपको डेटा कहाँ से लेना है, अकाउंट मास्टर से लेना है या वाउचर से लेना है, वो चीज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हेडर से लेना है तो हेडर से भी ले सकते हो। तो अलग अलग चीजें हैं। हेडर से लोगे तो हेडर रिलेटेड सारी फील्ड आ जाएगी।
बॉडी अगर सेलेक्ट करते हो तो बॉडी के रिलेटेड सारी फील्ड आ जाएगी, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम मोबाइल नंबर के लिए बात कर रहे थे, तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है तो ये पार्टी रिलेटेड फील्ड है, ये हेडर में भी आ सकता है और अकाउंट के मास्टर में भी आ सकता है। तो जहां से भी डालना है, हमें यहाँ पार्टी ले लिया और यहाँ पे ACC_ मोबाइल नंबर डाल दिया। ACC_ मोबाइल नंबर या पार्टी मोबाइल नंबर, ये वाला। अगर पार्टी का मोबाइल नंबर डाला होगा तो वो आ जाएगा, अगर नहीं डाला होगा तो नहीं आएगा। अब इसकी अगर रिपोर्ट खोलेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट और ऐड हो जाएगा और इसको जब भी ओपन करेंगे तो ये रिपोर्ट आपका ओपन हो जाएगा। जहां जहां पे भी मोबाइल नंबर डाला हुआ है वहां पे ये मोबाइल नंबर आ। इसी तरह से जो चीजें आपको इसमें नहीं चाहिए उसको रिपोर्ट्स में अनटिक कर देंगे तो वो रिपोर्ट में से हाइड भी हो जाएगा। और जो चाहिए वो रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं। इसको डिजाइन करने के लिए अपने पास 3 ऑप्शन होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेटा फील्ड है, एक फार्मूला फील्ड है और एसक्यूएल क्वेरी है। तीनों ही अलग अलग टाइप की जगह पे यूटिलाइज किए जाते हैं। डेटा फील्ड हम तब यूज करते हैं जब फील्ड से अवेलेबल में वो फील्ड से अवेलेबल होती है, तब डेटा फील्ड यूज करेंगे। फॉर्मूला फील्ड तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक फील्ड या दूसरे फील्ड को, कोई चीज को, न्यूमेरिकल फील्ड को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना रहता है तो हम यूटिलाइज करते हैं। और एसक्यूएल क्वेरी वो थोड़ा एडवांस रहता है, आपको एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट डिजाइन करके वो रिपोर्ट निकाल के फिर यहाँ पे उसको यूटिलाइज करना रहता है, वो एक अलग तरीके से होता है। तो ये तीनों टाइप का कस्टम कॉलम हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी हमने खाली डेटा फील्ड का खाली बताया आपको, ये डेटा फील्ड किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, जितने भी फील्ड से अवेलेबल होते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट को आप डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑडिट ट्रेल, यूजर एक्टिविटी लॉग। ऑडिट ट्रेल तो हमने आपको बता दिया था। उसके बाद एक ऑप्शन होता है यूजर एक्टिविटी लॉग, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्राइजेज फीचर्स। एंटरप्राइज फीचर्स में यूजर एक्टिविटी लॉग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप ऑडिट ट्रेल जैसा ही है, बस उसमें इनबिल्ट एक फीचर एडिशनल रहता है कि ये भी पता चलता है कि यूजर ने क्या एक्टिविटी उस पर की है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूजर एक्टिविटी ऑन कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ एक बार। यूजर एक्टिविटी ऑन करने के लिए फीचर एंड ऑप्शन में जाना है, एंटरप्राइज फीचर्स में जाना है, यहाँ पे यूजर एक्टिविटी को ऑन करना है और इसको सेव करना है। जैसे इसको आप सेव करोगे ये आपका एक फीचर्स इनेबल हो जाएगा। और कोई भी बिल को अगर हम मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे 10,250 है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया और सेव कर दिया। अब ये दोनों में आप डिफरेंस देखना क्या होता है। ये बिल हमने खोला, ये बिल खोलने के बाद यहाँ पे तो आपको खाली इतना ही मिलता है कि 10,250 से 21,000 हो गया। लेकिन आपको ये नहीं पता चला किसने प्राइस को मॉडिफाई किया या क्वांटिटी को मॉडिफाई किया। अब ये चीज अगर आपको ढूंढना है तो ऑडिट ट्रेल से ऊपर हटके आपको इन डिटेल जाना पड़ेगा, जिसको यूजर एक्टिविटी लॉग बोलते हैं। अब यूजर एक्टिविटी लॉग में अगर आप जाते हो
तो यहाँ पे आपको ये बताएगा ये कॉलम काफी लंबा होता है, यहाँ से अगर देखेंगे तो शायद नहीं पता चलेगा, हम इसको एक्सेल में लेके दिखा देते हैं आपको। इसमें कोई भी स्क्रीन आप ओपन करोगे, कोई भी रिपोर्ट देखोगे, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब यहाँ पे इतना पॉइंट देखिएगा, इतने पॉइंट में आपको मिलेगा चेंज क्वांटिटी 1 यूनिट टू 2 यूनिट, मतलब क्वांटिटी पहले 1 यूनिट थी, अब ये 2 यूनिट कर दी। तो ये आपको पता चल गया कि क्वांटिटी यहाँ पे चेंज हुई है। तो इसी तरह से आप यूजर एक्टिविटी लॉग का यूज कर सकते हो इन डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए कि इसमें कौन किसने क्या देखा, वो सारी चीजें भी इसमें लॉग होती है। कोई बैलेंस शीट ओपन करेगा 2 बार तो भी दिखाएगा, कोई बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करेगा एक्सेल में वो भी बताएगा, कोई लेजर देखेगा तो भी बताएगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे लेजर देख लिया, समझो ये देखो, हमने देख लिया ये कस्टमर है और यहाँ पे हमने लेजर ओपन कर लिया, ये लेजर आ गया, लेजर को हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया। ये एक्सेल भी खोल लिया और इसको बंद भी कर लिया। अब अगर हमें रिपोर्ट में देखना है, अब हमें अगर रिपोर्ट में देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर चेकलिस्ट में जाएंगे, यूजर एक्टिविटी लॉग में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे ये क्लियर बता रहा है कि अकाउंट लेजर ओपन किया, ऑन स्क्रीन किया, कितनी तारीख का डेट ले लिया, फिर अकाउंट लेजर को एक्सपोर्ट किया और ये फाइल का नाम बना था और ये फोल्डर में आपने एक्सपोर्ट किया। तो ये सारी चीजें यूजर एक्टिविटी लॉग में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग अकाउंट हेड पोस्टिंग ड्यूरिंग सेल्स एंड परचेज। जब भी हम सेल या परचेज करते हैं या फिर कुछ करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। ये चीजें हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमारी कोई ट्रांजेक्शन है, सेल की ट्रांजैक्शन में अपना सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, सीजीएसटी एचजीएसटी क्रेडिट होती है, पार्टी अकाउंट डेबिट होता है। ये स्टैंडर्ड रूल है। अब यहाँ पे सेल क्रेडिट करने के लिए हमने कहाँ डाला है ऐसा कि सेल को ही क्रेडिट करे? ऐसा एक सवाल आता है कि सेल कैसे ही क्रेडिट होता है, क्यों होता है और कहाँ पे दिया गया है कि जो सेल ही क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल टाइप के मास्टर में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफाइन किया रहता है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। ये अकाउंट की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है। इसके बाद आई ये सेल टाइप के मास्टर में हमने अगर डाल दिया सेल टाइप सेल्स है तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर यहाँ पे अकाउंट डिफरेंट कोई डाल दिया तो डिफरेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन उसके भी पहले हमारे पास एक प्रायोरिटी आती है प्रोडक्ट के मास्टर में। जब हम प्रोडक्ट का मास्टर ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफाई सेल अकाउंट का भी ऑप्शन होता है। अगर हमने यहाँ पे डाल दिया स्पेसिफाई ईयर में डाल दिया मोबाइल सेल, और इसको हमने सेव कर दिया। अभी हमने
इसको जस्ट किया है, अभी इसके अकाउंटिंग वाउचर देखोगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। अकाउंटिंग वाउचर देखने के लिए कंट्रोल P, अकाउंट वाउचर, यहाँ पे आप देखोगे तो क्रेडिट अकाउंट सेल है। अब सेल अकाउंट को ना क्रेडिट करो, मुझे मोबाइल सेल चाहिए, वो तो हमने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन ये सेव नहीं हुआ है। इसको सेव भी अगर हमें करना है तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, ये सेव फिर से कर दिया, तो फिर इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। फिर से हम चेक करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल सेल करके लिख के आएगा, क्योंकि अभी हमने इसको फिर से सेव कर दिया है। अभी यहाँ पे भी सेल ही आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ये अकाउंट को फिर से डाल देते हैं एक बार, ये अकाउंट को थोड़ा चेंज करते हैं फिर देखते हैं। अमाउंट हमने चेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोबाइल सेल देखो आ गया। तो इस तरह से अकाउंट हेड की पोस्टिंग सेल टाइप में भी होती है और आइटम मास्टर में होती है। आइटम मास्टर में अगर डिफाइन किया हुआ है तो उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है और सेकेंडरी प्रायोरिटी आपका सेल टाइप का होता है। इसी तरह से हम कोई बिल सन्ड्री भी अगर डिफाइन करते हैं तो बिल सन्ड्री में भी डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन होता है। एक तो ये ऑप्शन होता है वो सेल और पार्टी को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर दे, उसी में सेटल हो जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप बिल सन्ड्री के अकाउंट को डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको बिल सन्ड्री के अमाउंट को डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में पोस्ट करना है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे ये कुरियर चार्जेज है, ये 10,500 का है, मुझे इसको कुरियर करना है और कुरियर किसी एक कुरियर वाले का है और मुझे लिंक भी करना है कि कौन से बिल पे कौन सा बिल कुरियर से गया, कौन सा बिल बिना मतलब कौन सा आइटम कुरियर से गया, कौन सा आइटम कुरियर से नहीं गया। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हम यहाँ पे बिल सन्ड्री डिफाइन करते हैं और बिल सन्ड्री में कौन सा कुरियर वाला है और उसके चार्जेस क्या है, दोनों चीजें यहाँ पे डालते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एक मास्टर क्रिएट किया, हमने डाल दिया कुरियर चार्जेस, यहाँ पे डाल दिया, अमाउंट नहीं डालते हैं। सेल के अकाउंट में हमने डाल दिया एडजस्ट इन सेल अकाउंट, नो। कहाँ पे डालना है, ये आपका एक अकाउंट होगा जो क्रेडिट होगा। बेसिकली ये हमारा समझो एक्सपेंस है। एक्सपेंस में क्रेडिट अकाउंट कौन होगा, जो पार्टी आपको दे रही है, जो पार्टी सर्विस दे रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट में हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई अकाउंट इन वाउचर। जब भी अकाउंट हम वहां पे जैसे ही ये कुरियर चार्जेस डालेंगे तो पूछ लिया करेगा भैया किसने कौन कुरियर लेके गया। अगर फिक्स है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे इसको, अगर फिक्स नहीं है स्पेसिफाई इन वाउचर कर देंगे और यहाँ पे एक डेबिट पार्ट डाल देंगे, पार्टी को ना डेबिट करके यहाँ पे कुरियर चार्जेस करके एक मास्टर बना लेंगे। दैट इज अंडर एक्सपेंस। एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और ये हमने सेव कर लिया। ये सेव करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे गए, ये आपसे पूछेगा क्रेडिट कौन लेके जाने वाला है। अब यहाँ पे हमने कुरियर वाले का नाम डाल दिया। अब हमने यहाँ पे डाल दिया मारुति कुरियर, उसको पैसा देना है, ये हमेशा क्रेडिटर्स में आएगा और इसको हमने सेव कर दिया।
कितना अमाउंट है, हमने डाल दिया 75 रुपीज। ये बिल को कोई रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और बिल में अगर प्रिंट आउट में नहीं चाहिए तो प्रिंट आउट में भी हटा सकते। अब इसमें डबल अकाउंटिंग होगी, अगर आप देखोगे तो इसमें डबल अकाउंटिंग होगी। डबल अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया कि आपकी एक अकाउंटिंग की सेल की होगी और दूसरी अकाउंटिंग कुरियर वाले की होगी। जो बीच में पार्ट है क्रेडिट और डेबिट, वो जो पार्ट है वो कुरियर वाले का। यहाँ पे पूछता भी है, वो एक बार हम उसको चेंज करके भी सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे डेबिट फर्स्ट, क्रेडिट फर्स्ट, ये सब चीजें हैं। जैसे भी आपको करना वो कर सकता, हमने नन डाल दिया और इस तरह से आ गया। तो डेबिट कुरियर चार्जेस और क्रेडिट मारुति कुरियर। मारुति कुरियर की आउटस्टैंडिंग भी मिल जाएगी, आपका एक्सपेंस भी डेबिट हो गया और सेल की एंट्री भी हो गई। तो इस तरह से आपका अकाउंटिंग भी उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो सकता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हो तो उसमें सर्विस आइटम है, तो यहाँ पे हमने मास्टर में भी, जैसे हमने लास्ट टाइम में एक मास्टर बनाया था, आपको बताया भी था, मैन पावर सप्लाई। तो इसमें हमने बताया था ये सर्विस का प्रोडक्ट है, आप इसको सर्विस में डाल के डोंट मेंटेन स्टॉक को यस कर देंगे तो इसका स्टॉक में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, और जब भी जरूरत पड़ती है तो ये चीजें अपने को समझ में याद होनी चाहिए। अब हम आगे जाते हैं। अकाउंट हेड पोस्टिंग, पार्टी मास्टर, सेल्समैन मास्टर, सेल टाइप मास्टर, आइटम मास्टर और बिल सन्डे मास्टर। इन सारे के थ्रू इफेक्ट होता है, जिसमें जो चीज टैग होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें उस रिलेवेंट अकाउंट में पोस्टिंग हो जाती है। अब इसके अलावा आपको आज के सेशन में कोई ऐसी चीज है जो आपको एडिशनल समझना पेंडिंग रह गया है, तो वो आप मुझे एक बार बता सकते हैं।